जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास सिद्ध होने वाली है और आपको आज दो तीन नए टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और थोड़ा सा आज छोटा वीडियो बनाया गया है, केवल 25 क्वेश्चन है और इसको हम 15 से 20 मिनट में आपको हल करा देंगे। थोड़ा सा इसमें जो है आपको व्याख्या भी कर देंगे और जो पिछले टॉपिकों से कुछ अलग। जय हिंद मैं इसलिए बोलता हूं कि जब आप लोग पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाएंगे तो आप लोगों को वहां जय हिंद बोलना पड़ेगा, इसलिए उसका प्री रिहर्सल पहले से ही स्टार्ट कर दिया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान देके पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, उनका 100% सिलेक्शन निश्चित। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। सब कोई सर्वनाम में किस प्रकार का उदाहरण है? ये सर्वनाम से है, पूछ रहा है जो सब कोई। ये सब कोई जो है ये सर्वनाम का कौन सा पार्ट है? तो क्या ये निजवाचक हो सकता है? नहीं, निजवाचक नहीं हो सकता। निजवाचक वो होता है जो अपने बारे में बताया जाए, मेरे, हम, इस प्रकार के शब्द होते हैं, वो निजवाचक में आते हैं। तो निजवाचक तो ये है नहीं। निश्चयवाचक, क्या निश्चयवाचक हो सकता है? नहीं, निश्चयवाचक भी नहीं है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक भी नहीं, क्योंकि यहाँ अनिश्चितता का कोई बोध नहीं कराया गया। यह संयुक्त सर्वनाम है। क्या है? संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त, सब कोई जुड़ा हुआ है इसमें। देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। सब, सब मतलब बहुत सारे, और यहाँ संयुक्त, संयुक्त माने जुड़ा हुआ, कई चीजें जहां जुड़ी हुई हो, तो इसलिए आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब ये बोल रहा है कि इसमें सर्वनाम क्या? पहाड़, पहाड़ क्या सर्वनाम है? नहीं, पहाड़ क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा, संज्ञा तो संज्ञा है ही है, ये सर्वनाम कैसे हो सकता है? अच्छा बच्चे यहाँ पे जो है थोड़ा सा सोचेंगे, यार ये सर्वनाम, तो सर्वनाम, सर्वनाम सर्वनाम नहीं होता, ये सर्वनाम, विशेषण, विशेषण वाक्य जो होता है ये ही इसी को, इसको सर्वनाम कहते हैं। विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है? एक होता है विशेष और एक होता है ये जो आपका लिखा हुआ है विशेषण। ठीक है, ये दो शब्द होते हैं। इस दो शब्दों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, तो ये विशेष जो होता है इसको आप जो क्या कह सकते हैं? उद्देश्य। जैसे राम, राम ये विशेष हो सकता है, और राम काला है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण और ये हो जाएगा विशेष। ठीक है, ये आपका विशेषण हो जाएगा, यही आपका सर्वनाम हो जाएगा। अच्छा, संज्ञा का भेद नहीं है, ये बोल रहा है संज्ञा का भेद नहीं है। क्या, कौन सी संज्ञा नहीं होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, राम श्याम। जातिवाचक संज्ञा भी होती है ना, जातिवाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा भी होती है। जातिवाचक में जैसे पहाड़ हो गया, स्कूल हो गया, मकान हो गया, पेड़ हो गए, गाय हो गई, ये जातिवाचक में आते हैं। व्यक्तिवाचक में राम है, श्याम है, मोहन है, गंगा है, किरण है, ये जितने नाम होते हैं। भाववाचक में जैसे मिठास हो गया, है मिठास हो गया, खटास हो गया। इसमें जातिवाचक में क्या है, जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ हो गया, गाय हो गई, ये जातिवाचक में हो गए। व्यक्तिवाचक मतलब जो पर्सनल आदमी को इंडिकेट करता है, एक आदमी को, एक चीज को, जैसे राम, मोहन, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो संज्ञा क्या है, नहीं है, ये निजवाचक जो है ये संज्ञा नहीं। निजवाचक क्या है, संज्ञा नहीं होती है। क्या होता है ये निजवाचक, क्या सर्वनाम होता है? कमेंट कीजिए आप लोग, क्या निजवाचक सर्वनाम होता है? अच्छा, आसमान का रंग नीला है में विशेष क्या है? अभी देखिए मैंने आपको विशेषण और विशेष्य दोनों बताया था। ये क्या है, ये विशेषण। पूछ क्या रहा है, विशेष, तो विशेष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब आसमान का आकाश भी होता है, कुछ बच्चे सोचेंगे आकाश मार दे, अरे जब इस शब्द में आकाश ही नहीं है तो तुम आकाश कहां से मार दोगे भाई? तो पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है एग्जाम में, नहीं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। जब आसमान है तो आसमान ही मारना है, अगर यहाँ आकाश हो तो आकाश मारना है। ठीक है, तो इसको नहीं मारना है। नीला क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। रंग तो रंग है ही, तो ये तीन आपको गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 5, 25 रुपए दीजिए वाक्य में विशेषण पहचाने। क्या बोल रहा है, 25 रुपए दीजिए वाक्य में विशेषण। अब इसमें विशेषण पहचानना है। विशेषण क्या होगा आपका, और कौन सा विशेषण होगा? क्या निश्चित संख्यावाचक हो सकता है? क्रमवाचक, क्रमवाचक में होता है 1 2 3 ऐसे जब दिया हो तो क्रमवाचक तो ये है नहीं, कट गया। समुदायवाचक, समुदायवाचक में होता है जैसे जब एक नाम लिया जाए और उसमें बहुत से लोगों का या चीजों का समावेश, जैसे बोल दिया गया गुच्छा, तो गुच्छे में क्या हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा भी हो सकता है, आम का गुच्छा भी हो सकता है, जिसमें कई संख्या में, बहुत सारी संख्या में लोग हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में क्या होता है, लड़के लड़कियां सब मिक्स होते हैं, बहुत से, एक कक्षा में 50 लड़के हो सकते हैं, सैकड़ों लड़के हो सकते हैं, 20 लड़के हो सकते हैं। तो समुदायवाचक जैसे कक्षा हो गया, कक्षा हो गया, अंगूर हो गया, ये सब समुदायवाचक में होते हैं। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक कोई वो होता नहीं। तो ये 3 गलत हो गए, तो आपका ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। निश्चित संख्यावाचक, देखो ये 25 क्या है, ये एक निश्चित संख्या है। अगर बोलता कुछ रुपए दीजिए तो यहीं पे ये क्या हो जाता, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता। ये निश्चित है, ये हो जाता है अनिश्चित। अनिश्चित हो जाता, क्यों? क्योंकि कुछ रुपए में 10 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपया भी हो सकता है, 200 रुपये भी हो सकते हैं।
तो जब निश्चित नहीं है तो वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? ये जो पूछ रहा कि ये जो है, ये विशेषण का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है भाई? क्या संकेतवाचक हो सकता है? क्या संकेतवाचक हो सकता है इसका विशेषण? नहीं, संकेतवाचक नहीं हो सकता, ये कट गया। क्या गुणवाचक हो सकता है? नहीं, गुणवाचक भी नहीं हो सकता, यह कोई गुण नहीं है। क्या निश्चित संख्यावाचक हो सकता है? नहीं, निश्चित संख्यावाचक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें संख्या दिया ही नहीं है। तो बचा क्या? यही बचा सार्वनामिक। सार्वनामिक मतलब क्या होता है? सार्वनामिक, यह हमें सारी चीजें समाहित हो सकती है। जैसे यह कलम है, यह कापी है, यह किताब है, यह मेज है, यह घर है, यह पेड़ है, तो कुछ भी हो सकता है ना यह में। तो सार्वनामिक, देखो सार्व माने सब कुछ, नामिक माने नाम। आइडिया ऐसे लगाना है एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ याद होता है, सबको सब कुछ याद नहीं होता है। ठीक है, सबको सब कुछ याद नहीं होता है। कुछ लोग वहां पे क्वेश्चनों को पढ़ के और ऐसे आइडिया लगाते हैं, और जो आइडिया लगा लेते हैं सही से, वो एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। तो वहां पे घबराना नहीं है। एग्जाम हॉल में बहुत से लड़के क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, उनकी धड़कन बढ़ जाती है, हाथ में पसीने आने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया, कैसे करें, जानता हुआ भी क्वेश्चन भूल जाते हैं। एग्जाम हॉल में आपको इस तरह से बैठना है जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। थोड़ा सा समय का ध्यान रखना है और चलते रहना है। ठीक है, और आप भरोसा मानिए कि आप जो है एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। सफलता आपका रास्ता देख रही है, लेकिन जब आप घबराहट में लड़खड़ा जाते हैं तो आप सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाते। धैर्य रखिए और धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ते चले जाइए, कुछ नहीं होता है। आपके पहले लाखों लड़के उस सीढ़ी पे चढ़ के निकल गए और आपको भी निकलना। ठीक है, तो आंसर को देख के आइडिया लगाना है, यह कोई संकेत नहीं होता है। ठीक है, गुण, यह कोई गुण है नहीं। निश्चित संख्यावाचक ये अपने आप ही गलत है, क्योंकि संख्या है ही नहीं। तो ऐसे आइडिया लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई काम करने वाले को? जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आप क्या हैं? आप क्या क्रिया हैं? आप क्रिया तो है नहीं, क्रिया तो काम है, जो काम हो रहा है उसी को क्रिया कहते हैं। कर्म, तो काम और कर्म एक ही है, जो काम किया जाता है वही कर्म होता है, तो ये भी गलत हो गया। करण कोई मतलब है नहीं, कारक यहाँ पूछा नहीं है कि कौन सा कारक है, तो कर्ण कारक होता है। कर्ता, इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा इसका। भाई काम करने वाला, किसने काम किया? राम ने काम किया, श्याम ने काम किया, मोहन ने काम किया, तो राम श्याम मोहन क्या है? कर्ता है। ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब बोलिए, ये बोल रहा है जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसका जो प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रिया का। क्रिया का प्रभाव है अपादान, कोई कारक थोड़ी है, कारक तो ही पढ़ा रहे हैं ना भाई। कारण कोई कारक नहीं है, कारक नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये दो तो आपको ऐसे ही भ्रमित करने के लिए दे रखा है। ये दोनों तो आपको भ्रमित करने के लिए दे रखा है। अब रह गया कर्ता और कर्म, दो रह गए। तो क्या कर्म होगा या क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? क्रिया करने से कर्ता छोटा बड़ा होता है क्या? कर्ता छोटा बड़ा नहीं होता है। क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। जैसे बोला राम खाना
खाता है, राम खाना खाता है। तो जो राम खाना खा रहा है, तो जो राम खाना खा रहा है तो राम खाना क्या है, ये खाना क्या है, और खा रहा है, खाता है, खा रहा है। तो खाना जो खा रहा है, खाना कम होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है। खाता है क्रिया है, तो जब खाना खा रहा है तो ये खाना कम होता जा रहा है। ठीक है, कर्म हो रहा है ना, कर्म क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो इसका प्रभाव क्या है, कर्म पे पड़ता है, राम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, कर्म पे प्रभाव पड़ता है। तो इसका हो जाएगा आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस वाक्य में कर्म कारक है। अब देखिए, अब आया कारक से, कारक से क्वेश्चन अब आया है। क्या होता है, कर्म कर्ता ने और कर्म को, ये क्या है, ये इनके जो है चिन्ह है, इनके पहचान चिन्ह है, इनको याद करना पड़ेगा। कारक कितने हैं, कारक 8 हैं। कारक कितने हैं, 8 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, ये करण से क्या है, से साधन के रूप में उपयोग होता है, साधन के रूप में। ठीक है, अच्छा, करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान का क्या है, के लिए, जैसे राम के लिए, श्याम के लिए, ऐसे आते हैं ना वर्ड, इसमें आता है। अपादान से, अपादान से, अब देखो करण में भी से है, अपादान में भी से है, लेकिन ये से क्या से है, अलगाव के लिए, अलगाव, एक अलगाव के लिए, एक तुलना के लिए, तुलना के लिए, और एक होता है डर के लिए, डर के लिए, जैसे सीता शेर से डरती है, मीरा छिपकली से डरती है, राम श्याम से डरता है। तो जहां डर हो और से आए वहां अपादान होगा। तुलना, मीरा श्याम से सुंदर है, राम मोहन से सुंदर है, राम श्याम से तेज है। तो जहां तुलना की जाए वहां, और अलगाव के लिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राम विद्यालय से घर जाता है, जहां अलगाव होगा वहां। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, अधिकरण, अधिकरण उसमें में पर आता है, में और पर आता है। ठीक है, संबंध कारक, इसमें आता है काके की रारेरी, काके की रारेरी, और एक होता है संबोधन। ये 8 कारक होते हैं। संबोधन में हे हो भो अरे आदि ऐसे आता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कर्म कारक पूछ रहा है। कर्म मतलब को का चिन्ह कहाँ पे आया है, तो छात्र छत पर बैठे हैं, ये आपका में और पर आ गया। तो में पर किसमें है आपका, इसमें भी देख सकते हैं, और इसको याद, आपको याद रखना है। अधिकरण कारक में आ गया। यह गोपाल की पुस्तक है, तो की आ गया, इसमें संबंध कारक हो गया। मजदूर थक कर सो गए, तो इसमें वो कोई आया नहीं, तो थक कर, तो काके की राजेरी इसमें आ सकता है।
लेकिन ये लड़का पत्थर यहाँ पे जो है को छिपा हुआ है, पत्थर को फेंकता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर जो है सही हो जाएगा। अब को कहीं है नहीं, जबकि कर्म में को आना चाहिए, तो ऐसे आइडिया लगाना कि पत्थर को फेंकता है या पत्थर फेंकता है, बात एक ही है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। जो देने योग्य है, देने योग्य क्या होता है? क्या गे होता है? नहीं होता है। पे होता है, पे मतलब पीने योग्य, गे मतलब गाने योग्य। दे मतलब क्या होता है? दे मतलब देने योग्य। दान, सर दान देने योग्य भी होता है और अदेय भी होता है, दोनों होता है। कुछ दान ऐसे हैं जो दिए जाते हैं, कुछ दान ऐसे हैं जिनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो देने योग्य जो है वो देय है, दान नहीं आएगा। दान और देय में बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है। तो जैसे एक होता है रास्ता और एक होता है सुगम और दुर्गम। तो रास्ता दोनों है, लेकिन एक सुगम है, आसानी से जाने योग्य है, और एक दुर्गम है, जाने में मुश्किल है। तो इसी तरह से दान में दो पार्ट हो जाते हैं, एक दे एक अदेय। तो यहाँ देने योग्य पूछ रहा है, तो देने योग्य जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द। दूसरों की बात में दखल देना, ये दखल देना ये है इसका मेन। तो दखल देने क्या दूरदर्शी कहेंगे? नहीं कहेंगे। अपकारी कहेंगे? नहीं कहेंगे। आक्षेप, आक्षेप और हस्तक्षेप, इस दो में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आक्षेप मतलब होता है कि दोष लगाना। वो बोलते नहीं है कि तुम यार मुझ पे आक्षेप लगा रहे हो, तो आक्षेप का मतलब होता है दोष लगाना। तो ये होगा नहीं, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। हस्तक्षेप बोलते हैं भाई मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। खास करके आपके पुलिस विभाग में जब आप भर्ती होके जाएंगे तो बोलेंगे तुम अपना काम करो, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो, ये मेरा काम है। तो दखलंदाजी मतलब होता है हस्तक्षेप। ठीक है, जिस प्रकार जिस पर आक्रमण किया जाता है। अच्छा, आक्रमण किया जाता है, तो आक्रमण किया जाता है, आक्रामक होगा क्या? आक्रामक नहीं, आक्रामक होता मतलब जो बहुत गुस्सैल होता है, जोशीला होता है, गुस्सैल होता है। अरे बोला वो यार बहुत आक्रामक आदमी है, बहुत आक्रामक है, आक्रामक, आक्रोशित। तो ये तो होगा नहीं। आक्रमण तो एक वो है, आक्रमण किया भी जाता है और आक्रमण होता भी है, तो ये तो दोनों में शामिल है, तो ये होगा नहीं। अब आ गया आपका ये, तो आत्मघाती, तो आक्रमण किया जाता है, तो आत्मघाती आक्रमण नहीं किया जाता है। आत्मघाती वो मनुष्य होता है जो अपने अंदर कोई बम वगैरह लगा के और फिर दुश्मन की टोली में चला जाता है, तो वो आत्मघाती होता है, तो ये होगा नहीं। अब क्या रह गया आपका? एक ही बचा है। जब तीन गलत हो गए तो एक अपने आप सही हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। संख्या भाव मिश्रित अनुराग। अब देखिए, ये प्रश्न है इतना मतलब वो है कि आदमी समझ नहीं पाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। सॉरी, संख्या भाव नहीं, सांख्य भाव, संख्य भाव। ठीक है, संख्या भाव नहीं, संख्य भाव। संख्य भाव मिश्रित अनुराग मतलब संख्य भाव मिला हुआ, मिश्रित मतलब मिला हुआ, अनुराग मतलब प्रेम। तो केवल प्रेम होगा नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है मिश्रित अनुराग, यहाँ केवल अनुराग है, तो ये होगा नहीं। सम्मान होगा नहीं, सम्मान का अलग लाइन है, प्रेम का अलग लाइन है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ अनुराग पूछ रहा है, तो प्रेम और सम्मान और अनुराग ये अलग अलग है, एक में नहीं आएंगे। श्रद्धा अलग विषय है। श्रद्धा ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखी जाती है, अपने किसी पूज्य के प्रति श्रद्धा रखी जाती है, तो ये होगा नहीं। अब बच गया केवल एक आपका ये प्रणय।
बोलते नहीं कि मैं प्रणय निवेदन कर रहा हूं, ठीक है, कहीं कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं प्रणय निवेदन कर रहा हूं, तो ये है, ठीक है, ओके। छछुंदर के सिर पे चमेली का तेल, मिथ्या आडंबर नहीं, अधिक पाने की नहीं, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि छछुंदर को हमेशा जो है अयोग्य में शामिल किया गया है, तो ये अयोग तो यहाँ आ गया, अयोग व्यक्ति को, और चमेली का तेल बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छी चीज देना, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ, ये मुहावरों से सब है, मुहावरा और लोकोक्तियां, इससे 2 क्वेश्चन तकरीबन आपके आते हैं, हर पेपर में आते हैं। तो इसमें क्या है, रास्ता देखना, मुहावरे का क्या अर्थ है, समय नष्ट करना नहीं, जब हम किसी का रास्ता देखते हैं, किसी का इंतजार करते हैं, तो समय नष्ट नहीं होता है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि हम समय नष्ट कर रहे हैं। पता लगाना नहीं, हम पता नहीं लगा रहे हैं, घूम नहीं रहे, ढूंढ नहीं रहे, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको कि वो आ रहा होगा, आ रहा होगा। निराश होना नहीं, निराश होना नहीं होता है, क्योंकि निराश तो तब होंगे जब वो आएगा नहीं, लेकिन अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, तो रास्ता देखने का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती का सही अर्थ, गांव में भी झगड़ा होता है, तो जब कोई आता है पर पंचायत करने, तो बोलते हैं अरे ऐसे नहीं है, गलती तुम्हारी भी होगी, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो क्या बोलते हैं, झगड़े के लिए एक पक्ष का जिम्मेदार होना, ये हो सकता है क्या, बोलो आप लोग, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है और यहाँ जिम्मेदारी दे रहा है, तो जब नहीं शामिल है तो जिम्मेदारी दे रहा तो नहीं होगा। एक हाथ से ताली बजनी नहीं, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होना, झगड़े के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होना, नहीं, ये भी नहीं होगा, झगड़े के लिए दोनों पक्ष का जिम्मेदार होना, यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब एक पक्ष केवल झगड़े के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार है बराबर के, भले ही तुम दौड़ के मत मारो लेकिन रुके तो रहोगे, तो इसलिए बी हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप देखो समास कितने हैं, 6 समास, 4 तो ये आपके दिए हुए, इसके अलावा एक होता है द्वंद्व समास, नहीं द्वंद्व दिया है क्या, नहीं द्वंद्व नहीं दिया, द्वंद्व समास, इसके 3 लक्षण, एक तो इसमें योजक चिन्ह होता है, दूसरा इसमें और विभक्ति छिपी होती है, और तीसरा जो है ये दोनों विलोमार्थी होते हैं, जो 2 शब्द इसमें होंगे वे दोनों विलोम होंगे, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसकी परिभाषा है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो द्वंद्व समास होते हैं। क्या होता है इसमें, दोनों पद प्रधान, जैसे माता और पिता, माता और पिता, इसको क्या लिखेंगे, माता पिता, बीच में ये योजक चिन्ह लगा देंगे, हानि लाभ, ये योजक चिन्ह लगा देंगे, इसमें और छिपा हुआ है, हानि और लाभ हो जाएगा, हानि लाभ दोनों एक दूसरे के विपरीत भी। एक होता है फिर द्विगु समास, द्विगु समास का क्या है, संख्यावाची द्विगु, इसमें संख्यावाची शब्द होते हैं, संख्यावाची, संख्यावाची शब्द इसमें होते हैं, जैसे तिराहा, चौराहा, ठीक है, और लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे दशानन, दशानन अगर आ गया तो वहां द्विगु नहीं मारना है, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास में है कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है,
तीसरा पद आता है यहाँ पे क्या होता है, तीसरा पद आ जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा धन उदर, लेकिन उसका अर्थ क्या आएगा, गणेश भगवान आएंगे, तीसरा पद आएगा। ठीक है। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र यहाँ पे प्रधान है। पुत्र क्या है, प्रधान है। प्रधान मतलब जो मेन होता है। ठीक है। कर्णधारय में विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है इसमें विशेषता बताई जाती है। जैसे काली गाय, नीला घोड़ा, नीलांबर, ठीक है, इस तरह के शब्द होते हैं। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान। तो प्रथम पद प्रधान होता है, प्लस आगे क्या होता है, क्या होता है आगे, एक होता है प्रत्यय और एक होता है इसमें ये जो लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। आगे उपसर्ग लगा रहता है, तो यहाँ उपसर्ग लगा है तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। शब्द है इसका रूप, रूप शब्द है और इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो अनुरूप हो गया। दुनिया में जितने भी शब्द ऐसे हैं जिनके आगे प्रत्यय लगा हुआ है वो अव्ययी भाव समास होंगे। ठीक है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, देखिए वही आ गया, अभी मैंने बोला था ना, वही आ गया। द्वंद्व समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान क्या है, तत्पुरुष है। पूर्व पद प्रधान क्या है, अव्ययी भाव है। तीसरा पद प्रधान क्या है, बहुब्रीहि है। तो दोनों पद प्रधान यही एक बचा, ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है। पूर्व पद प्रधान ये क्या है, अव्ययी भाव। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। तीसरा पद प्रधान बहुब्रीहि। पूछा क्या है, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता। ठीक है। इसमें ये भी पूछ लेता है कभी कि जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हो वो कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। हथकड़ी, अब इसमें देखिए कौन सा समास, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए कौन सा समास हो सकता है इसमें। कड़ी प्रधान शब्द है ये। उत्तर पद प्रधान क्या होता है, तत्पुरुष होता है, अभी मैंने आपको बताया है, ये बता ही चुका हूं आप। पूर्व पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, संख्यावाची। ठीक है। तो ये तीनों है नहीं हथकड़ी में, तत्पुरुष प्रधान। ठीक, तत्पुरुष है, उत्तर पद प्रधान। नीलांबर, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कर्मधारय। नीलांबर, अंबर कैसा है, अंबर कैसा है, नीला है। नीला क्या है, ये अंबर की विशेषता है, ये जो है अंबर की विशेषता है ये। तो विशेषता जहां बताई जाती है वहां कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है, उपसर्ग लगा रहता है आगे, और क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें एक और होता है, दोनों शब्द एक जैसे होते हैं, जैसे रातों रात। दिनों दिन, मतलब अगर दोनों पद एक हैं तो यहां भी अव्ययी भाव होगा। कहीं बीच में योजक चिन्ह देखो मार दो तुम, जो है वो क्या, द्वंद्व, द्वंद्व नहीं मारना है।
द्वंद्व में क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे रात दिन होगा, जब रात दिन होगा अगर, तो यहाँ द्वंद्व हो जाएगा, लेकिन रातों रात होगा तो फिर यहाँ पे अव्ययी भाव होगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्या रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। ऐसा कहीं लिखा रहता है क्या, ऐसा कहीं लिखा रहता है? क्या ये दुर्गम सही है? नहीं सही है। दुर्गम कैसा होगा, ये दुर्गम तो सही, यही लिखा हुआ है तो ये तो गलत हो जाएगा। ये दुर्गम लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। ये दुर्गम लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। दुर्गम इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये ग्रह वाला नहीं बनेगा, ये गलत। ठीक है, तो दुर्गम ऐसे होता है। क्या रास्ता दुर्गम है, ये दुर्गम अशुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? क्या ऐसे लिखा जाता है उन्नत के पथ में है? नहीं लिखा जाता, उन्नत के पथ पर है। तो यहाँ पे के काके की रारेरी संबंध कारक दे दिया गया है, जबकि यहां होना क्या चाहिए, पर होना चाहिए। पर किस में आता है, में पर, अधिकरण में पर। तो ये क्या है, क्या कहेंगे इसको, बोलिए? कारक, कारक की अशुद्धि है यहां पे। ठीक है। उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। लड़कियां सब खा रही हैं। क्या ऐसे लिखते हैं क्या, लड़कियां सब खा रही हैं, ये है क्या? ऐसा नहीं होता है, गलत। लड़कियों सेब खा रही है। लड़की का बहुवचन क्या लड़कियों होता है? नहीं, लड़कियों नहीं होता है। क्या होता है बताइए? लड़कियां सब खा रही हैं। लड़कियां सब खा रही हैं। लड़की सब खा रही है। तो जब लड़की है यहां से, तो सब कहां से आएगा, ये यहां से गलत है। अगर यहां लड़की है तो यहां सब नहीं होगा, केवल खा रही है, क्योंकि एक लड़की है। जब लड़कियां हैं तो सब आ सकता है, क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। समझ गए? लड़कियां बहुवचन है, सब बहुवचन है। यहां पे अंग बिंदी लगी हुई है। ये जो है, अगर यहाँ पे ये बिंदी नहीं होती तो भी ये गलत हो जाता। इन चीजों का ध्यान रखना। अगर ये पूर्ण विराम भी नहीं होता तो भी गलत हो जाता। तो एक शब्द है तो इसमें सारे इसके चिन्ह, मात्राएं और वचन सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। अगर यहाँ बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन होना चाहिए। नेक्स्ट, घर पर सब कुशल पूर्वक है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि? घर पर सब कुशल पूर्वक है। अब इसमें आपको क्या अशुद्ध दिख रहा है बताइए? लिंग, तो लिंग तो सही, घर पर सब कुशल पूर्वक है, लिंग सही, तो ये हो जाएगा गलत। सर्वनाम, सर्वनाम भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, संज्ञा, संज्ञा घर संज्ञा है, ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछ रहा है कि क्या गलत है। तो कारक, कारक का सही उपयोग नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि घर पर नहीं होता है, घर में।
ऐसा कहा जाता है। घर में सब ठीक ठाक है, लोग बोल देते हैं लेकिन वो अशुद्ध बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राग शब्द का विलोम। तो राग शब्द का विलोम क्या होगा भाई, बताइए। राग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा क्या? राग का अनुराग हो जाएगा क्या? नहीं होगा अनुराग, क्योंकि राग और अनुराग एक ही है। आसक्ति हो जाएगी क्या? आसक्ति भी इसका पर्यायवाची हो सकता है। अनुरक्ति हो जाएगा क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। राग का विराग हो जाएगा। ठीक है, राग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। तो आज ये जो है 25 क्वेश्चन हमने आपको कराया है। तो 25 पहले को है, इसमें हमने आपको हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 एक्स्ट्रा करा दिया है। तो लगभग ये 50-60 क्वेश्चन हो जाएगा और आपको शायद पसंद भी आएगा। पसंद आएगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। लाइक वाइक के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, ना कोई ऐसी हो है, आप लोगों की इच्छा। आप सिलेक्ट हो जाएं, हम समझ लो कि हमारा सारा वीडियो लाइक हो गया, सब्सक्राइब हो गया, सब कुछ हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कल हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? कल के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन हर पेपर में फंसता है। चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे सोल्जर जीडी का हो, चाहे आपका अग्निवीर का हो, और चाहे आपके लेखपाल का हो। यूपी स्टेट में जितने भी पेपर हैं, जितनी भी भर्तियां हैं, वर्णमाला एक ऐसा अध्याय है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और इसको मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा दूंगा, जो आप भूलेंगे नहीं। भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे मोटा मोटा आपको मैं बता दूं, वर्णमाला में अगर पूछते हैं स्वर कितने हैं, तो स्वर हैं आपके कितने, 11। व्यंजन कितने हैं, तो वो है 33। ठीक है, अब स्वरों में 2 पार्ट हो जाता है। स्वर में क्या होता है, 2 पार्ट हो जाते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, एक लिखने वाला और एक बोलने वाला। तो जो लिखित स्वर हैं, जो आपके लिखित स्वर हैं, वो 11 है। और जो आपके मौखिक स्वर हैं, क्या है, मौखिक स्वर। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो आपके मौखिक स्वर हैं, ये आपके हैं 10। अब पूछेगा मौखिक स्वर 10 क्यों है भाई, जब लिखित 11 है? तो इसका कारण ये है कि ये जो री होता है ना, ये लिखित में स्वर है लेकिन मौखिक में नहीं। ठीक, मौखिक में ये नहीं, लिखित में है। इसीलिए यहाँ की संख्या एक कम हो जाती है।
ठीक है। अभी आइए आपको और बता देते हैं थोड़ा सा यही पे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपके आ जाते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन आप लोगों ने सुना होगा, कई बार क्वेश्चन में आता है कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं, स्पर्शी व्यंजन आपके जो हैं, आप सही, ये स्पर्शी व्यंजन आपके होते हैं 25। ठीक है, अच्छा 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? 25 होते हैं। तो अब आया क्वेश्चन कि कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से में एक आ गया आपका का वर्ग, का, खा, गा, हा और गा। एक आपका आ गया चा, छा, जा, झा। एक आपका आ गया टा, ठा, डा, ढा। एक आपका आ गया ता, था, दा, धा और ना। एक आ गया आपका पा, फा, बा, भा और मा। अब देखिए, इसमें से आपके कम से कम 6 से 7 प्रकार के क्वेश्चन आंसर बनते हैं। पहला तो आ गया स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो 25। फिर एक पूछता है कि पंचमाक्षर को क्या कहते हैं। तो इनको जो है, ये पंचमाक्षर है आपको, इनको अनुनासिक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, पांचों को। इसके बाद आपका आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अच्छा, इसमें अल्प प्राण क्या है? 1, 2 और ये 3। 1, 2 और 3। 1, 2 और ये 3। 1, 2 ये 3। 1, 2 और 3। ये जितने भी नीले वर्ग आपके हैं, ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें, जिसको बोलने में कम हवा, प्राण मतलब हवा, जो श्वास हम लेते हैं इसको प्राण कहते हैं। कम हवा जिसमें उपयोग में, जिसको बोलने में कम हवा लगे, कम जान लगे, कम एनर्जी लगे, तो अल्प प्राण। ये आपके 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 25, 15, 15 हो गए ये अल्प प्राण। उसके बाद में आपके ये जो हो गए, ये और ये दोनों हो गए महाप्राण। क्या हो गए? ये महाप्राण हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए? 10। ठीक, अब इसमें एक पार्ट और हो जाए। एक पार्ट और क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, तो का वाले को कंठ बोलते हैं, कंठ। ठीक,
का को क्या बोलते हैं, का वाले को इसको कंठ बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान पूछता है कि उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। फिर ये आता है चा छा जा झा या, तो इसका क्या है, तालु है। सबसे नीचे कंठ, कंठ से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो जो ऊपर उठा भाग है हमारे, उसको तालु बोलते हैं। पहले वो बोलते थे कि अरे तालु में वो चिपक गया है, तो उसको तालु बोलते हैं। तो ये तालु हो गया। तालु से थोड़ा आगे आते हैं तो जो ऊपर उठा हुआ भाग से फिर नीचे डाउन की तरफ, इधर दांत की तरफ डाउन भाग होता है, उसको मूर्धा बोलते हैं। तो ये टा का उच्चारण स्थान वहां से होता है, तो इसको मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, ये मूर्धा है। उसके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ताथा दाधा ना। अब इसमें देखो ये दा है, तो इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाता है। ये याद करने की ट्रिक है। ये का है, इसमें का वाला कंठ से, इसमें दा है तो दा वाला देखो ये दंत हो गया। अब ये दो आपको याद करना है केवल, टाठा डाढ़ा और चाछा जाझा। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये चाछा जाझा वाला तालु हो जाएगा, टाठा डाढ़ा वाला आपका मूर्धा हो जाएगा। अब ये नीचे आ गया पापा बाबा माँ, ये हो गया क्या, ओष्ठ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ उच्चारण स्थान क्यों है, जब दांत से फिर आगे बढ़ेंगे आप तो पा फा बा, देखो पा फा, आपके ओठ पूरा हरकत कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। बिना मिले हुए दोनों ओठ जब आपस में मिल के फिर खुलते हैं तब उच्चारण होता है, तो इसलिए उसको ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद इसमें और एक पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, आघोष और घोष। आघोष और घोष बहुत आसान है, इसी में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं बिगाड़ के लिख देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, तो आघोष और घोष के लिए आपको बता देते हैं। आघोष क्या होता है, जिसको बोलने में हमारे शरीर में कम जान लगती है, उसको आघोष बोलते हैं। ठीक है, और जिसको बोलने में हमें ज्यादा जान लगाना पड़ता है उसे घोष बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसी में बता देते हैं हम आपको, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। पहला और दूसरा ये जो पार्ट है, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ग्रीन से कर देते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका पहला और दूसरा, पा और ये हाँ, ये पहला और दूसरा ये क्या है, ये अघोष है। ठीक है, और ये तीसरा से लेके और ये पांचवा, ये आपका घोष है। इसी को सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके वर्णमाला का इतना मोटा मोटा एक, बाकी पूरी वर्णमाला मैं आपको कल के वीडियो में पढ़ाऊंगा विधिवत, जिसमें आपका छोटा आ से स्टार्ट होगा, छोटा आ से स्टार्ट होके और उनके उच्चारण स्थान और उनको क्या कहा जाता है, कहां से उच्चारण होता है, कितने प्रकार के स्वर होते हैं और कितने प्रकार के उनकी उच्चारण होते हैं, ये सब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो
एक और होता है, मेरे दिमाग में आ रहा है, बता देते हैं आप लोगों को 1 मिनट में। और एक होता है सा 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 और हा, और एक होता है या, रा, ला और वा। ये चार जो है ये चार जो है ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, चलो अभी कुछ इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। कल हम आपको विधिवत इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।